स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास नारी, और नारी में आज हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू इस वजह से कर रहे हैं हम कि 1 जुलाई से देश में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं। उनको लेकर के महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी, महिला अपराध को लेकर के क्या कहते हैं कानून, उन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं प्रीति शर्मा जी, हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हैं। हमारे साथ ललिता मेहरवाल जी हैं, खुद भी APP हैं और प्रैक्टिस भी करती हैं, लंबे समय से कानून की जानकारियों का अनुभव है। तो आज हम जो जानकारी चाहेंगे कि क्या किस तरह से इन कानूनों का महिला अपराध पर असर पड़ेगा, और ख़ासकर IPC और CRPC जिनके नाम बदल दिए गए हैं, अब उस पर क्या असर आएगा। तो ललिता जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप तो खुद इस पेशे से बहुत ही बेहतरीन और अंदर तक जो सिस्टम है उसको जानती हैं। क्या फ़र्क पड़ने वाला महिलाओं के अपराध, महिलाओं से जुड़े कानून, उनके ऊपर इससे? देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से IPC, CRPC और एविडेंस का एक तो नाम चेंज किया गया, उसको अपनाने में हम लोगों को बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। कि एक हैबिचुअल, जिस तरह कई सालों से हम लोग इसका हमने पढ़ाई की है, स्टडी प्रैक्टिस की है इन सब चीज़ों कानून को लेकर, लेकिन अब जो है ये थोड़ी सी परेशानी हमें आने वाली है। लॉ जो बना है पूरा ही चेंज हुआ है, सेक्शन चेंज हुए हैं, तो सभी को ये परेशानी आने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से नए तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा ये सब चीज़ें। और महिलाओं के लिए जो कानून बने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तो मुझे चेंज नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ चेंज किए गए हैं जो अच्छे हैं महिलाओं के लिए, काफ़ी अच्छे हैं, जिसके अंदर आप किसी भी क्षेत्राधिकार में जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं, 0 FIR जिसे कहते हैं। और दूसरी चीज़ें, 1-2 चीज़ें और ऐड की है, वो अच्छी है। बाकी तो मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, देखिए कुछ एक चीज़ें हैं, मैं समझना चाहूँगा। प्रीति जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। इससे कुछ बदलाव होगा खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर? देखिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बदलाव भी होगा। कानून में जो चेंज हुए हैं, बदलाव हुए हैं, जैसा कि ललिता जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो बात वही है, नाम चेंज हो गए, आपने सारे समावेश जो महिलाओं से रिलेटेड कानून थे, संबंधित कानून थे, उनका समावेश एक चैप्टर के अंदर कर दिया। और जो प्रावधान हमारे यहाँ दिए गए हैं, जैसे 0 FIR से रिलेटेड हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको अडॉप्ट करने में वकीलों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। इनके एग्जीक्यूशन में, कानून के एग्जीक्यूशन के लिए मुझे लगता है, जहाँ पर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होगी या पुलिस डिपार्टमेंट का जो काम होगा, वहाँ पर पुलिस अधिकारियों को ट्रेन करना बहुत आवश्यक है। उनके लिए बहुत आसान नहीं होंगी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो नया कानून है वो टेक्नो फ्रेंडली है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की, तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो महकमा काम कर रहा है वो अभी इतना टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, जो हम कई बार देख भी चुके हैं। ये हमें कई बार महसूस भी होता है, क्योंकि हमारे कानून में जहाँ पर लिखा गया कि 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, 90 दिन के अंदर आपको प्रगति रिपोर्ट देनी ही पड़ेगी। तो हमारे लिए प्रॉब्लम वहीं आ जाती है कि अगर एक IO जब 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो हम किस तरीके से अपनी प्रगति रिपोर्ट को वहां तक पहुंचाएंगे, विक्टिम तक पहुंचाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है।
महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। महिलाओं के लिए जैसे कि नए कानून में बनाया गया, पहले भी था ये प्रावधान लेकिन नए कानून में और उसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि कोई विक्टिम है, उसको अगर मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है तो उसको वो बहुत आसानी से मिलेगा और उसमें उसका पैसा भी खर्च नहीं होगा। विक्टिम को, पीड़िताओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं नए कानून के अंदर। लेकिन मेरा जो सवाल है बस यही है कि गवर्नमेंट ने इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए जो काम करने चाहिए, जो एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो पूरे एफर्ट्स मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट पर लगाने चाहिए कि उनको ट्रेंड करने की बजाय नई भर्तियां की जाएं, नया मैन पावर यूज़ किया जाए, क्योंकि मैन पावर की बहुत कमी है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर। एक आईओ आप नियुक्त कर देते हैं, आप देखेंगे कि एक जब आईओ नियुक्त होता है उसके बाद वो आईओ प्रॉपर अपने काम पर, अपने जो इन्वेस्टिगेशन उसको जिस पर्टिकुलर केस में मिली है उस पर फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ड्यूटी कहीं और लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, क्या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इतना टेक्नो फ्रेंडली हैं? क्या उनकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन उस लेवल की है कि वो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएँ? आप कहते हैं कि एफआईआर हम मेल के, मतलब एफआईआर ऑनलाइन हम दर्ज कर सकते हैं, तो जब आप एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करने जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि जो विक्टिम होता है वो इतना एजुकेटेड अगर नहीं है तो वो एफआईआर ऑनलाइन कैसे दर्ज करेगा? उसमें इतना लंबा प्रोसेस है कि वो इतना इजी है ही नहीं, उसके लिए वो कर ही नहीं सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें वर्कआउट करना चाहिए और मुझे लगता है कि हाँ, ये ठीक है, 1 जुलाई से अडॉप्ट कर रहे हैं हम नए कानून को और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके से एक एग्जाम्पल, लाइक कोई एक बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और हम देखेंगे कि उसकी परीक्षा से एक दिन पहले भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी 2 दिन और मिल जाते तो अच्छा होता। एक समय तो तय करके इसे लागू करना ही था। 1 जुलाई गृह विभाग ने पहले से तय कर दी थी और उसके बाद में इसे लागू किया गया है। जो जानकारी मिल रही है लाखों लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, पुलिस से जुड़े अधिकारी, जुडिशरी, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई गई हैं एक्सपर्ट्स के जरिए, ताकि इसे लागू ठीक से करवाया जा सके। अब 1 जुलाई से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अभी जो आपने कहा कि बिल्कुल मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों पे भी थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है, जिसका मुझे लगता है कि फ़िलहाल अभाव है। जो रूटीन प्रक्रिया में जो भर्तियां हो रही हैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस है। इसके लिए कुछ एडिशनल व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए फॉरेंसिक लैब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसमें रोल प्ले करेगा वो, लेकिन अभी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। अभी तो ऑलरेडी जो हैं वही कुछ लैब्स तो ऐसी हैं कि राज्यों में नहीं है, दूसरे जगह में भेजनी पड़ती हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आती हैं तो काफ़ी लंबा समय लगता है। कुछ ऐसे कानून इसमें एविडेंस को लेकर के भी थोड़ा सा सरलीकरण है। थोड़ा सा सरलीकरण के साथ साथ अगर जैसे ललिता जी ने कहा कि वो नया कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी भी था, कुछ धाराओं को इधर से उधर शिफ्ट किया गया है, जिसको लगता है कि कोई ऐसी मेजर कोई आवश्यकता थी नहीं, जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है। और क्योंकि अब तो ये लागू होगा, कुछ इसमें ये जरूर किया गया है कि खासकर महिलाओं को लेकर के जैसे कहा जाता है कि छलपूर्वक रोजगार के नाम पे या मैरिज के नाम पर जो चीटिंग होती थी और उसके बाद में कहा जाता था कि दोनों एडल्ट हैं और सब सहमति थी, वहाँ धोखे के साथ में अगर कुछ होता है तो उसके लिए ज़रूर कानून में कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं। घूरना, चलना, हालांकि निर्भया केस के बाद में वैसे ही कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए थे, जिन्हें और सिंप्लीफाई तो नहीं कहूँगा, उसमें डेप्थ में ज़रूर कोशिश की गई है। तो ललिता जी, ये कहा जा सकता है कि जो पहले से चले आ रहे थे, ये हमारे जो कानून बने 1861 अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो ये अगर बार बार कहा जाए कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून बदल गए, आई थिंक ये मैं जब पढ़ रहा था इसको तो सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, उसका नाम बदला होगा, लेकिन अभी छाप तो हम कह सकते हैं कि पूरे तरह से हम ये कहें कि उससे डरे से हम बाहर आ गए और बिल्कुल आज़ाद भारत के बनाए हुए सारे कानून, ऐसा लग रहा है इसमें। देखिए, मैंने यहाँ अभी तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन्होंने सेमिनार्स रखी, उन्होंने बताया कानून के बारे में, कि कानून को भी तो डीपली पढ़ना है, पता चलेगा कि क्या क्या है। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो तो यही है कि कुछ ही चेंज हुए हैं, जो कि कोई बहुत बड़े चेंज नहीं है, और केवल नाम चेंज किया गया है इनका, इसी पे इन्होंने पूरा जोर दिया है। जो चीज़ चेंज करनी चाहिए थी, जो जहाँ परिवर्तन इनको करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया है। वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना चाहिए था। पुलिस में साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा, उसको लेकर इनको कार्य करना चाहिए था। अपने पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे, इनको इस तरीके से एजुकेटेड करना चाहिए था, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं ना
कि कंप्यूटर से कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन एफआईआर भी नहीं हो पा रही है इनसे। थाने में बहुत ऐसे पुलिसकर्मी नहीं हैं जो इस तरह के टेक्नोलॉजी को जानते हैं और इनका यूज़ कर पाते हैं। दूसरी चीज़ है, आप ये देखिए कि पोक्सो के अंदर डीएनए एफएसएल रिपोर्ट टाइम पे नहीं आ पाती है, फैसला होने की कगार पे पहुंच जाता है, साल 2 साल के बाद भी रिपोर्ट्स नहीं आ रही है। तो उसके ऊपर अगर गौर करती है सरकार तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा बेटर रहता। इस तरह की लैब्स बनवाते जिससे कि लैब बनाने के बाद में जो रिपोर्ट्स आती तो उसमें ऑटोमेटिक ही इसमें जो है एविडेंस जो फटाफट होती और निर्णय फटाफट होते। तो कानून बनाने मात्र से ही, इतिश्री करने से ही कुछ नहीं होता, उसको कानून उसको नज़र भी आना चाहिए। क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना वो देखकर कि कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, केवल जो इधर उधर महिलाओं के थे उनको इकट्ठा किया है, 1-2 चेंज किए गए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने एक बर्डन डाला जरूर है कि 90 डेज़ या 60 डेज़ वाला, वो तो ऑलरेडी पहले से ही था। और अगर प्रेशर पुलिस पे इतना ज़्यादा डाला गया है तो इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा आप ये देख लीजिएगा, किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होगा। केवल एक खाना पूर्ति होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पुलिस, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट, ललिता जी, महिलाओं से जुड़े जो सबसे ज़्यादा केसेज आते हैं खासकर वैवाहिक जीवन में, हमारे यहाँ पे दहेज और उसके ज़्यादा आते हैं। 7 साल का जो पहले प्रावधान था, हालांकि उसको को सिंप्लीफाई नहीं किया गया, 7 साल है बीबी उसके अंदर, हाँ, लेकिन सजा का प्रावधान जरूर उसमें बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको कि उसमें कहीं है महिलाओं को जो न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें गलियां निकाल देते हैं? देखिए, या मैं इसका मिसयूज होने की भी कुछ संभावना नए कानून में भी मुझे कहीं कोई ऐसा इफेक्टिव जो चीज़ होनी चाहिए वो मेरे को कहीं नज़र नहीं आ रही है। बी फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि न्याय कहाँ महिलाओं को मिलेगा? केवल एकमात्र ये सज़ा सख्त करने से कि मैं ये 5 साल की सज़ा को 10 साल कर दिया, मृत्युदंड कर दिया, तो उससे न्याय नहीं मिलेगा। दहेज का कानून है, दहेज के कानून जो बना था उस समय जब बना था तब तो काफ़ी न्याय मिला था महिलाओं को। आज उनकी क्या स्थिति है? 376 जो रेप केसेस है उनकी क्या स्थिति है? मैं अपनी कोर्ट का बता दूं, उसमें 100 में से 100 बरी हैं सब के सब, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है इसमें। और जिस तरीके से यूज़ हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई महिलाओं को न्याय मिलेगा। क्योंकि जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, कानून बनाना एक अलग बात है, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें अलग चीज़ें। सबसे बड़ी बात होगी कि साबित करने वाला जो सिस्टम है वो तो वहीं पे रहेगा। वो मैं होना प्रीति जी आपके पास में आना चाहूँगा कि देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका लॉयर्स की भी होगी इसमें, अदालतों की भी होगी, और मैन पावर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तो चलिए है जैसी स्थिति, बट खासकर जो महिलाओं से डोमेस्टिक वायलेंस और डोरी के जो मामले जी आते हैं उसको लेके क्या लगता है आपको कि इसमें देखिए बहुत सारी तो विक्टिम भी होती है जिनके साथ में अन्याय देखिए, होता मैं है। आपको बता दूं सर, जब दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया, ये हम आईपीसी की बात करें, जैसे ललिता जी ने बताया जी। कि भारतीय दंड संहिता 1860 की बनी हुई थी, तो आवश्यकता तो थी चेंजेस की, समय के क्योंकि साथ आप बदलना समय के चाहिए। साथ हमें बदलना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है समय के साथ बदलना। आप देखेंगे जो केसेस आजकल जल्दी आ रहे हैं, हम विक्टिम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के से रिलेटेड जितने भी कानून है उनका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लग गया। चाहे हम 498A की बात करें, दहेज प्रताड़ना की बात करें, चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, महिलाएं धमकी देकर और गलत केस भी दायर करती हैं। तो हमें जो प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए महिलाओं को अगर आपको सुरक्षा देनी है तो कहीं ना कहीं उसमें एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी, जिसमें मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। क्योंकि केवल महिलाएं पीड़ित नहीं हैं यहाँ पे। आप देखेंगे कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर पॉक्सो की वजह से ही जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशंस बनते हैं, और उसके बाद क्योंकि लड़की की उम्र कम होती है और लड़का अंदर चला जाता है और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, लड़की दबाव में आके गलत स्टेटमेंट दे देती है, तो यहाँ पर भी कुछ हमें प्रावधान करने चाहिए थे। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर जिस तरीके से हमारा एक स्पेशल अधिनियम बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा वाला, उसमें उसका भी मिसयूज कम नहीं हो रहा। तो हर वक्त अगर मैं बात करती हूँ कि महिलाएं ही पीड़ित है, ऐसा भी नहीं है। जो 376 की बात करते हैं हम, रेप केसेस की बात करें, बलात्कार की घटनाएं जो दिन पर दिन बढ़ रही हैं, जिसको हम बलात्कार का नाम भी दे रहे हैं, जो छोटी बच्चियों के साथ में जब केसेस होते हैं तो वो एक जेन्युइन केसेस होते हैं। लेकिन अगर महिला और पुरुष आपसी सहमति से कोई संबंध बना रहे हैं
तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड प्रावधान वहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि पुरुषों को भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया जा सके। इसको एज के हिसाब से भी शायद वापस एज के हिसाब से वहाँ एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर इन्होंने कहा 18 साल। मुझे लगता है कि वहाँ पर 18 साल एज ना करके बच्चे की समझ के अकॉर्डिंग एक शब्द यूज हुआ करता था हमारे आईपीसी के अंदर, जो अपवाद थे जनरल एक्सेप्शन, उसमें कहा था 12 साल से कम उम्र का बच्चा, अपरिपक्व समझ जिसे हम बोलते हैं। तो वहां पर अपरिपक्व समझ अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो वो को लगता है इस समय ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि आज के सिनारियों में अगर हम देखते हैं तो 12 से 16 साल का बच्चा इतना इमेच्योर नहीं है, अपरिपक्व नहीं है। ये 354 वाला जो आईपीसी का था, इसको शायद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन किया था। पहले 15 साल या उससे तक मानते थे, लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट किया गया है। देखिए ये बात सही है कि रिपोर्ट के तहत बहुत सारे नजीर और फैक्ट्स को आधार बना करके कानून में परिवर्तन किया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए समय के साथ में, क्योंकि 1861 में आईपीसी उसे लागू करने में भी समय लगा 2-3 साल का। आज डिजिटलाइजेशन का युग है तो उसका यूज करना चाहिए, तो जब तक कानून में प्रावधान नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इसे अमेंडमेंट करके उसमें ऐड किया जा सकता था। पूरी तरह से ना तो कानून बदल पाया अभी तक। मुझे लगता है कि 18 साल का जो हम क्राइटेरिया बच्चों की उम्र का रख रहे हैं ना, उसमें थोड़ा संशोधन किया जाना चाहिए, और उसके लिए मैंने एक लेटर भी लिखा है। और मुझे लगता है कि एक तो ये एज वाला फैक्टर है, वो बाकी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं हमारे कानून के अंदर, उसको थोड़ा वास्ट किया गया है, टिप्पणी की गई है, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको समझाया गया है कि किस तरीके से जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं या महिलाओं से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग एक देखिए इसमें थोड़ा सा, आप तो दोनों लॉ से जुड़े हैं और बहुत अच्छे से हम इस समाज का हिस्सा हैं, समझ सकते हैं इनको। हमारे कल्चर अडॉप्ट कर लिया हम लोगों ने, बिन फेरे हम तेरे, जिसे हम कहते हैं कि सभी तो म्यूचुअल हैं, और लिव इन में जो रहते हैं लोग, उसके बाद में पता लगता है कि जैसे ललिता जी ने कहा अभी कि सहमति से सब कुछ होता है, लेकिन उसके बाद में जब लगता है कि कुछ गलत हो गया, आपस में बनी नहीं, ईगो हर्ट कर रहा है, तो एक सीधा सा होता है कि साहब मेरे साथ में इस तरह से मेरे को बेला फुसला करके या फिर मेरे को कोल्ड ड्रिंक पिला करके ये सब कुछ हुआ। तो यहाँ ज़रूर कुछ एक ध्यान रखना चाहिए था कि या तो अगर आप, क्योंकि हमें लीगल नहीं माना आज भी इन संबंधों को, लेकिन ये कहा जाता है अलग अलग कोर्ट में अलग अलग दलीलें पेश करके उन्हें लीगल भी कहा गया कि ठीक है, दोनों अगर मैच्योर हैं और एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, तो सहमति से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम इससे नैतिक आधार पर या कहें कि हमारे सामाजिक आधार पे इसे कोई मान्यता नहीं दी जाती है, और आज भी बहुत सारे लोग उसी दृष्टि से देखते हैं, चाहे बेशक पाँव पे खड़े बच्चे इस बात को अपनी एक नए टसन और फैशन के रूप में देखते हो कि नहीं ये तो सब ठीक है, पुरानी ख्यालत के लोग हैं। वहाँ ज़रूर करना चाहिए था कि या तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया जाए कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, या वेरिफिकेशन में जैसे सर्वेंट का है किसी का भी कराते हैं तो वो ज़रूर किया जाना चाहिए। अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो बताना होगा कि हाँ वास्तव में हम लोग इतने समय से हैं, लिव इन में रह रहे हैं, किसी को ऐतराज़ नहीं, ताकि एक दस्तावेज के रूप में, जैसे आपने चिंता जाहिर की कि देखिए इसमें पुरुष अभी भी पिसते हैं, तो वहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ वो बन सकता था एक आधार की, हाँ इसको कहीं पे क्लियर के साथ में या पुलिस को इन्फॉर्मेशन लिव इन रिलेशनशिप का अलग एक कानून बना हुआ है, और उसमें कई ऐसे जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के आए हुए हैं जिसमें हमें जिसमें प्रोटेक्शन दिया गया है, महिलाओं को भी दिया गया है, पुरुषों को भी दिया गया है। और आप देखेंगे रिसेंट कई जजमेंट ऐसे भी आए हैं जिसमें ये कहा गया कि अगर आपसी सहमति से संबंध बन रहे हैं तो वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएंगे। अभी रिसेंटली शायद कल या परसों का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें तो कहा था कि आप इतने लंबे समय से अगर रह रहे हैं तो जी, और हम कहते हैं कि ये सारे प्रावधान उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो वैसे भी वो अपने आप में कानून बन जाता है हमारा संविधान। मैम लेकिन देखिए 2-3 जगह पे अलग अलग कानून अलग अलग बातें कहते हैं, एक जगह स्टे कर दिया, एक जगह ये दे दिया। अब इसे देखिए हम लीगल रिलेशन भी नहीं कह सकते हैं। अगर किसी के जो लिव इन में है वो बच्चे होते हैं, उनके उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के उनके पेरेंटल हक कौन होगा, ये भी पेचीदगियां इसे भी। सर उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्लियरली हक दिया हुआ है, अभी इस पर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है कि जो लिव इन में रहने वाले कपल के जो बच्चे होंगे वो लेजिटिमेट माने जाएंगे और उनका प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा होगा जितना कि लेजिटिमेट चाइल्ड का होता है। तो ये तो क्लियर है, बट अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि लिव इन वाला एक कानून अलग से बनना चाहिए,
क्योंकि आज का जो युवा है वो जिस ट्रैक पे चल रहा है, आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर हम नैतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो बच्चा है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। क्योंकि एक लिव इन में रहने वाला जो स्टूडेंट होता है, या बच्चे हम कह लें, या ऑफिशियल्स कह लें, या जब ये बाहर रहते हैं लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं, और उनके लिए सिर्फ फिजिकल रिलेशन इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक वो कहते हैं कि हम अगर शारीरिक सुख के लिए वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वो जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते अपने ऊपर, शायद इसीलिए इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वाई नॉट मैरिज, वाई आर यू लिविंग इन द लिव इन? बिल्कुल आप सही करें, यहाँ जरूर कुछ प्रावधान किए जाने चाहिए थे। जैसे मैंने कहा कि आप सर्वेंट के लिए कहते हैं, ड्राइवर के लिए कहते हैं, चौकीदार के लिए कहते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। कुछ भी आप रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें कि हम इस फ्लैट में हम लोग इसी तरह से रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जग जाहिर है अगर वो लोग रह भी रहे हैं तो वहाँ एक सेफ्टी ये होती है कि कभी कोई बात भी होती है तो एक दस्तावेज बोलता है कि हाँ इतने टाइम से तो साथ में रह रहे थे। उसमें होता क्या है कि कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं इसका, बिल्कुल, कौन कब क्या किसके साथ में रहा। तो यहाँ मुझे लगता है कि कुछ होना चाहिए था इसे, क्योंकि कानून के बदलाव की वजह जो बताई गई है कि समय के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नया हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक सिस्टम डेवलप हो गया, या कल्चर कहूँ इसे, कल्चर डेवलप हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें यहाँ बनाई जानी चाहिए थी। ललिता जी क्या मानना आपका कि वास्तव में ये कहीं पे हमारी चूक है? कभी सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ही इसके अंदर कोई डिसीजन आएगा? जैसे ये बात ठीक है कि आज अगर कोई बच्चा किसी के हो जाता है लिव इन में, तो उसे प्रॉपर्टी जो पुरुष और महिला हैं साथ में रह रहे उनकी जो प्रॉपर्टी उस पर उसका हक है, ये बात ठीक है। और लेकिन दूसरी जो चीज़ें होती हैं वहाँ कुछ किया जाना चाहिए था कि अगर आप इतने समय तक रह रहे हैं तो चाहे पति पत्नी नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। चलिए डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आप रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, या दूसरे मुकदमे जो हैं वो दर्ज नहीं करा सकते। कुछ ऐसा आना चाहिए था। देखिए ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे आजकल की जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे, एक साथ रह रहे हैं, तो लेकिन इसमें कहीं ना कहीं किसको नुकसान है? महिला को ही नुकसान है, मैं जहाँ तक समझती हूँ। क्योंकि उसकी सुरक्षा का क्या, 5 साल बाद में अगर लड़का बोलता है कि मैं तो नहीं रहना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, अब तुम अलग जाओ, तो सब वो उसकी सामाजिक सुरक्षा अगर देखी जाए तो कहाँ है महिला की सामाजिक सुरक्षा? ये बताइए कि वो ना तो अपने मदर फादर के पास जाती है, ना उसका ससुराल है, कि उसको कहीं कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा। और उसके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि फादर की प्रॉपर्टी में जो है ना उसको ठीक है मिल जाएगा, लेकिन क्या होती है प्रॉपर्टी? क्या अगर उस सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से, तो महिला को कहीं सुरक्षा नहीं है और ना ही उसके बच्चों को सुरक्षा। तो इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए था कि ऐसे बच्चे और ऐसी महिलाओं को कैसे सुरक्षित, कहाँ किस तरीके से सुरक्षित किया जाए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो चल रहा है आजकल। और आपने तो देखा ही होगा किस तरह की घटनाएं हो रही है, 35-35 टुकड़े किए जा रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, पता नहीं, पेरेंट्स को भी पता नहीं है ये क्या हालत हो रही है ये, और एक के बाद एक घटनाएं ये होती चली जा रही है। तो यहाँ पर महिलाओं के साथ जो महिलाओं की दुर्दशा हो रही है उसको लेकर भी मैं जहाँ तक समझती हूँ एक कानून बनना चाहिए कि उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, वो भी बहुत जरूरी है। कानून तो सभी बने हुए हैं ना, सामाजिक सुरक्षा की जब बात करते हैं और महिलाओं के प्रोटेक्शन की जहाँ पर बात आती है, प्रॉब्लम कानून में नहीं है, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि मैं ये बोल रही हूँ कि भाई आप महिला जो है वो एक पुरुष के साथ रह रही है, लिव इन में रह रही है, वहाँ पे ठीक है आप 5 साल रह रहे हो, उसके बाद में दोनों अलग अलग हो जाते हैं, या बच्चा है या नहीं है, लेकिन उस महिला का फिर क्या होगा? उस महिला को इतनी महिला के लिए कानून बना दिए गए ना, लिव इन में भी कानून बना दिए गए। वहाँ तो आपने कह दिया कि आप 376 आप रेप का केस नहीं कर सकते, आप किसी और चीज का केस नहीं कर सकते। नहीं, तो 5 साल बाद में वो आपका अधिकार ही नहीं है। किस तरह के आप किस तरीके से अपने अधिकार मांगोगे? ये तो बताइए, किसके पास जाओगे अपने अधिकार मांगने के लिए? ये एक समझ का विषय है, इसको हम ये कहेंगे कि यहाँ क्लियर होनी चाहिए ना। उन महिलाओं का क्या है? विवाहित महिलाओं के लिए तो ये है कि ठीक है दहेज का भी कर दिया, प्रताड़ना का भी कर दिया, हमारे कानून में और है इसका प्रावधान, आप देखेंगे। नहीं, महिला जो विवाहित जो नहीं उनके लिए है। इस पर्टिकुलर बेबी जिसमें जो वर्ड यूज किया गया है ना कि शादी का बहाना बनाकर
रिलेशन बनाना, वो एक नौकरी का झांसा देकर। मैं वो नहीं बोली, That is शादी का also- बहाना that is करके also चलो covered आपने in this शारीरिक law. संबंध बना लिए, फिर उसके बाद में वो विवाह नहीं करता है, वो हो हाँ, गया। तो that is लेकिन covered in this 5 law. साल बाद में अगर आप रह रहे हो, फिर कोर्ट का ये निर्णय आ चुका है कि आप रेप का केस नहीं कर सकते, आप किसी और चीज का केस नहीं कर, वो मैं ये पूछ रही हूँ कि सरकार बताए कि ये कहाँ, वो महिला की सुरक्षा कहाँ है, उस महिला की कैसे सुरक्षित दैट किया इज जाए कवर इन दिस लॉ। बट अगर मैं बात करूं महिलाओं की खुद की प्रोटेक्शन की, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा, उनको भी अपना अच्छा बुरा समझना पड़ेगा। हर वक्त आपको पुलिस वाले, कानून, मजिस्ट्रेट नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए आ सकते। आपके माँ बाप आपको रोक रहे हैं, आप उनको उनकी बात को दरकिनार करते हुए, साइड रखते हुए, और आप एक मुस्लिम पुरुष के साथ में शादी कर रहे हैं, और फिर आपके अगर टुकड़े हो जाते हैं, तो हु इज लायबल फॉर हिज कंडीशन? देखिए ये तो कोई देखिए, बहाना नहीं नहीं, होता। that is देखिए not मैं a- एक बात बताऊं, मैं ये बहाना नहीं है जब मैम। बात महिला सुरक्षा की हो रही है तो आपको हर परिप्रेक्ष्य में, हर तरीके से हर महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। वो बने हुए हैं ना मैम, कानून तो सारे बनाए, और नए कानून जो बने उसमें कोई देखिए, प्रॉब्लम भी नहीं है। ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि Exactly. आपने कि किसी अगर दूसरी कम्युनिटी में मैरिज कर ली और जिस कम्युनिटी के आप रहने वाले हैं उसमें आपके टुकड़े नहीं हो सकते, या वहाँ पे इस तरह की मिसबिहेव नहीं हो सकता। हाँ, हमें तो सरकार के कानून के थ्रू ही तो प्रोटेक्शन दे सकती है ना सर। तो कानून के थ्रू हमें प्रोटेक्शन सरकार ने दे दिया। अब मेन जो मुद्दा है हमारा, वो कानून नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है कि इस कानून को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी सरकार को जो जी। एफर्ट्स लगाने चाहिए नहीं वो योगेंद्र लगाने। जी, मेरा तो कहना इतना सा है कि जो कानून बने हैं, अभी नए जो कानून आए हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसे चेंजेस नहीं हुए हैं कि जिससे अपन ये कह दें कि वास्तव में महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। जो आजकल का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखते हैं, जो चेंजेस आए हैं समाज के अंदर, जो महिलाओं के अंदर, जो बच्चों के अंदर जिस तरीके से वो साथ रह रहे हैं, उनकी किस तरह सुरक्षा की जाए, इसको लेकर किसी तरह का कोई ना तो सोचा गया है किसी के द्वारा, और न ही कोई कानून बनाया गया, जबकि उनको इसके बारे में सोचना चाहिए था और कानून बनाना चाहिए। मुझे लगता है विद्यार्थियों के लिए एक अलग कानून बनाना चाहिए, और जहां पर खैर चलिए, देखिए सबसे बड़ी विडंबना क्या रही है इस कानून की, एक तो इसमें ना पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, ना और कहीं पे डिबेट हुई है। कोशिश की जानी चाहिए थी कि ताकि लोगों के बीच में ले जाके जा सके, अवेयरनेस हो। कॉन्फ्रेंसेस सरकारी स्तर पे हुई हैं, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। नीचे धरातल पे जो कांस्टेबल्स हैं, आईओ हैं, उनके लिए कोई कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए थी। समय लगेगा, चले कानून आ गया तो अब समाज के बीच में जो हमारा वर्ग है, वो चाहे पुलिस हो, प्रशासनिक ऑफिसर हो, लीगल डिपार्टमेंट हो, अब उनके लिए बात है 1 तारीख से लागू तो होना ही है, और धीरे धीरे पेचीदगियाँ आएंगी, लेकिन उसे दुरुस्त करने का भी कोई न कोई हल इन लोगों ने तय किया ही होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।